हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक अगर मैं बात करूं सीबीएसई 2020-21 सेशन के लिए, तो हमारे इस प्रेजेंट सेशन से इस करिकुलम से हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड। जो भी सिलेबस में रिडक्शंस हुए हैं उसमें ये टॉपिक भी है, सिलेबस से हटा दिया गया है। बट मैं ये टॉपिक आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये टॉपिक मैं समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप एनडीए के लिए जाते हो या जेई की एग्जाम्स देते हो, ठीक है, आप लोग इसके एग्जाम्स दोगे, तो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्जेक्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में, चैप्टर में ये टॉपिक जो है हमारा आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी आगे क्वेश्चंस बनते हैं कुछ हायर लेवल के, वो सब कुछ यहीं से जाकर के बहुत इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑल्दो इट्स नॉट इन सिलेबस फॉर दिस ईयर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक दिस सेशन वेरी केयरफुली, सीरियसली। ये सेशन को बहुत सीरियसली आप लोग लो और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये टॉपिक जो है हमारा वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आप लोग को रिप्रेजेंटेशन पढ़ाते समय स्टार्टिंग में ही बोला था कि पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस पे नहीं है। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए देखते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कई बार बोलते हैं, पोलर फॉर्म, या जनरली इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं या फिर पोलर फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसाइजली अगर मैं लिखूं तो पोलर फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग इसको। होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जैसा कि नाम से हम लोग को क्लियर है, लिखा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का क्या मतलब है कि बेसिकली बात हो रही होगी समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, टी रेशियोज के। ठीक है, टी रेशियोज मीन्स क्या हो गया, साइन कॉस, इस तरीके के डिफरेंट एंगल्स के बारे में रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। और एक बात हम लोग और जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, हम लोगों को क्या चीजें चाहिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो चीजें क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि उसका मॉड्यूलस पता हो। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या हो चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट पता हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हम लोग को क्या बताता है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली बताता है कि उसका इंक्लिनेशन कितना है। ठीक है, कितने एंगल पे वो किस एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रही है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी चीज मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरली हम लोग देखें तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट में हम लोग बता सकते हैं। मॉड्यूलस मींस मॉड जेड की वैल्यू होती है वो। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर देखें, जनरल मैंने क्या किया उसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक ये एक्सिस है, एक प्लेन है, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, या इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखा कि एक्स और एक्स डैश है एक्सिस, ये वाई और वाई डैश है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे मान लिया कि ये पी है, ओरिजिन है यहाँ पे ओ, और ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग अगर ड्रॉ करें ओपी को हम लोग मैच करें, अगर एक लाइन से ड्रॉ करें हम लोग ओपी पॉइंट को, तो ये जो ओपी लेंथ है, ये लेंथ क्या बताएगा हम लोगों को, मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। उसके बाद ये एंगल अगर थीटा है यहां से, ठीक है, तो थीटा एंगल हम लोग को बताता है क्या कि उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा। ठीक है, और अगर ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है तो दैट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर अगर एम है हमारे पास, तो ये जो ओएम डिस्टेंस है, ओएम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी एक्स, और जो पीएम डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वाई। ठीक है, तो ये दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल ओपीएम, इस ट्रायंगल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ओपी लेंथ है, वो ओपी लेंथ क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड है। ओपी इज एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो गया ये ओपी। अच्छा, जेड क्या है, जेड हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने ले लिया, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई होता वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर ओपी की मतलब हो गई मॉड जेड। ठीक है, और एंगल की हम लोग बात करेंगे पीओएम या पीओ एक्स बोल लो, तो एंगल पीओ एक्स जो है
वो है थीटा, और यही क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, या हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं आर्ग्यूमेंट z, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब आगे देखो क्या होगा। मैंने क्या बोला कि इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओपीएम की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ओपीएम, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू मुझे अगर लिखनी है, कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर ओ एम अपॉन ओपी, ठीक है, ओ एम अपॉन ओपी, ठीक है। ओ एम अपॉन ओपी लिखते ही हम लोगों को क्या पता चला कि भाई ओ एम की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। ओ एम हमारे सामने एक्स है, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स अपॉन ओपी क्या है, ओपी को ध्यान से देखो तो हम लोगों ने बोला था कि मॉड जेड है, तो ओपी मॉड जेड हो गया। यहां से एक्स को मैंने लिख लिया मॉड जेड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। दैट मीन्स की जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे ये जो लेंथ है टोटल, मतलब रियल पार्ट जो है उसका, वो रियल पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मॉड जेड इंटू कॉस थीटा से। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो साइन थीटा मीन्स पीएम अपॉन ओपी, ठीक है, पीएम अपॉन ओपी। अच्छा, अब ये पीएम क्या है, पीएम की अगर हम बात करें तो पीएम है वाई, अपॉन ओपी मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो फिर यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा। दैट मीन्स की इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इंटू साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ z मॉड है, ठीक है, थीटा क्या है उसका, आर्ग्यूमेंट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर लिया है इसका, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग को ये बात पता है, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, वी नो दैट व्हाट, वी नो दैट एक्स जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे सामने, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में रखी, तो जेड क्या मिल जाएगा हम लोगों को, मॉडुलस ऑफ जेड, अच्छा एक्स की जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू वाई की जगह पे मॉडुलस ऑफ जेड साइन थीटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड साइन थीटा हो गया। ये इतना क्लियर होगा, फाइन। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, मॉडुलस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो मॉडुलस जेड कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। अब यही जो मॉडुलस ऑफ जेड है, इस मॉडुलस जेड को जनरली हम लोग क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन में इसको लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ जेड को आर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्म बचती है, पोलर फॉर्म जो आता है एट लास्ट हमारे पास, वो क्या बचता है, अगर हम लोग देखें तो आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी, जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है हमारी पोलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आर क्या है, आर है हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग निकालना ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म कभी भी बोला जाए तो समझ लेना है कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। अब इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े इसी में, तो क्या पता चलेगा कि ठीक है, अगर z की वैल्यू हम लोगों ने देख ली आयोटा, सॉरी z की वैल्यू हो गई r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर इसी को हम लोग देखें, थीटा जो एंगल लिखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है, थीटा एंगल जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, तो एक बात ये समझ में आती है कि भाई थीटा को जनरली हम लोग अगर देखें, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि थीटा की जगह पे अगर टू पाई का मल्टीपल में, मतलब 2n पाई प्लस थीटा भी अगर आ जाता है तो क्या होगा, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पर भी वो वैल्यू फाइनली सेम आती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग अगर यूज करें तो जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो जनरली अगर हम क्या उसको बोल सकते हैं, r टाइम्स कॉस
z इज इक्वल टू r टाइम्स, ठीक है, cos थीटा की जगह पे cos 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। जनरल फॉर्म अगर हम बात करें किसी जनरल वैल्यूज की, तो जनरल वैल्यू में हम लोग इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम देख रहे हैं तो ये बेसिकली, लेकिन जहां पे बात होती है हमारी, तो वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो फर्स्ट एंगल वाला है, मतलब कि थीटा जनरली जो मल्टीपल में नहीं है, ये जो फॉर्म मैंने ब्लैक से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी की बात होती है जब भी कहीं पर हम लोग मेजरली इसके बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी को और आगे पढ़ने, पोलर फॉर्म को ही थोड़ा सा और आगे स्टडी करने के लिए हम लोग एक टॉपिक और इसी में देखेंगे, तो आगे उसको चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है, पोलर फॉर्म के बारे में बेसिक्स आइडिया हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, कि बेसिक ये चीजें होती हैं। अब सीधी सी बात एक ये भी आ रही होगी दिमाग में कि अगर हम लोग क्या करें, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आर्ग्यूमेंट को हम लोग चारों क्वाड्रेंट की बात करते थे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम लोगों ने देखा था कि पहले क्या करते थे, tan अल्फा निकालते थे, फिर अल्फा के बेसिस पे ये बोल देते थे कि फर्स्ट में है तो अल्फा ही रहेगा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा जाएगा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, और फोर्थ में माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद होगी, अगर लास्ट क्लास जो है जिन्होंने पहले सही से पढ़ी होगी उसके उनको याद होगा ये बात, ठीक है। तो अब आगे अगर हम देखें यहीं पर इसी बात को, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला केस, सेम वही केसेस हम लोग लेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि जब x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कैसे समझते हैं हम लोग इस चीज को, भाई देखो x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड जाएगा, y ग्रेटर देन 0 मीन्स ये भी पॉजिटिव साइड जाएगा। तो इस एरिया से घिरा हुआ रीजन कौन सा है, यही वाला है अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। तो पहला केस क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का। इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, ये बात सभी को पता है। तो यहाँ पे जनरली पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हर किसी को पता है कि अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा इज नन अदर देन tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, ठीक है। ये अल्फा है हमारे सामने, ये ऑलरेडी हम लोगों को ये बात पता है। सेकंड अगर हम देखें इसी चीज को, जब क्या हो जाएगा, देखो अब सेकंड के लिए x लेस देन 0 जाएगा और y ग्रेटर देन 0 जाएगा। x लेस मतलब ये एरिया, y ग्रेटर देन मीन्स ये ऊपर वाला। तो ये जो रीजन है वो क्या है, सेकंड का रीजन है, सेकंड क्वाड्रेंट, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। तो जब पाई माइनस अल्फा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस ऑफ, यहाँ पे थीटा था, जनरली थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री याद करो तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ही रहेगा। तो माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, जेड की वैल्यू हो जाएगी कब, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का ये हो गया, सेकेंड का यही हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड की जब हम बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा कि भाई थर्ड में अगर देखो तो क्या हो रहा है, x भी लेस देन 0 जा रहा है, y भी लेस देन 0 जा रहा है, y भी नीचे आ गया और x भी निगेटिव साइड में आ गया। तो ये रीजन हो गया थर्ड का हमारा। तो इसमें क्या होगा, x लेस देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा। उसके लिए थीटा क्या है हमारे पास, माइनस पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा कर दो। यहां से क्या पता चलेगा कि माइनस पाई प्लस अल्फा करने पे इसको हम लोग जनरली और क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग जनरल देखें इसको तो माइनस पाई प्लस अल्फा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको मान लो क्या किया हम लोगों ने, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पाई माइनस अल्फा मिल गया, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा मिल गया, ठीक है। क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भाई पाई के टर्म में होते हैं, माइनस पाई वाला नहीं जनरली लिखा होता है, इसलिए इसको समझना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा, r टाइम्स, फिर आएगा क्या, कॉस ऑफ माइनस ऑफ
कॉस माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, तो साइन ऑफ माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो गया। समझ में आ रही होगी ये बात सभी को। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता था, कॉस माइनस थीटा अगर याद करो तो कॉस माइनस थीटा होता था कॉस थीटा ही, ठीक है। तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा। उसके बाद ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहां पर, तो प्लस ऑफ माइनस मिलके मिल जाए बन जाएगा माइनस आई साइन पाई माइनस अल्फा, आयोटा साइन पाई माइनस अल्फा बन गया ये, ठीक है। तो z की क्या वैल्यू आ गई, r टाइम्स अगेन कॉस पाई माइनस अल्फा, देखो यहां निकाला था, क्या होता है माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखो साइन अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा क्या निकाला था, साइन अल्फा, तो यहां से डायरेक्टली क्या होगा माइनस ऑफ आयोटा साइन अल्फा, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फिर आते हैं फोर्थ केस, फोर्थ क्या होगा देखो, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव ज्यादा है वाई निगेटिव ज्यादा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या हम लोगों ने देखा कि थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो z क्या होगा r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा क्या जगह माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर है। अगेन कॉस ऑफ माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया r टाइम्स कॉस अल्फा, और ये माइनस वाला क्या आ जाएगा साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा r टाइम्स दिस। तो इसको बताने का क्या कारण था, देखो बताने का रीजन ये था कि ध्यान से अगर देखोगे, अगर बहुत ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं करना है, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस एक तरीका देख लेना कि जब भी x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन y, हम लोगों ने अल्फा निकालना सीख लिया था, ठीक है, अल्फा निकालना हम जानते हैं, तो अल्फा अगर निकालना जानते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस अल्फा निकाल लो। उसके बाद जब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, और अल्फा एंगल बन गया है, ठीक है। मतलब पोलर फॉर्म में अब अल्फा एंगल मान लो कि हर जगह है, और अल्फा की वैल्यू यही है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो जब दोनों पॉजिटिव तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, जब यहाँ पर रियल पार्ट 0 था, रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी वाला पॉजिटिव, रियल निगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या हुआ रियल निगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखो दोनों निगेटिव हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रियल निगेटिव और इमेजिनरी निगेटिव, यहाँ पर देखो रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव, तो रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव। दैट मीन्स कि हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो एंगल एक्स वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में वो एंगल हो, कुछ नहीं करना है, बस अल्फा की वैल्यू निकाल लिए tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ y बाई एक्स। अल्फा निकालने के बाद r cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद बस कॉस और साइन के पहले वाला साइन चेंज कर दो किस हिसाब से, जैसा एक्स और वाई है, एक्स रियल वाला पॉजिटिव जहां पे वहां रियल को पॉजिटिव रखो, जहां इमेजिनरी पॉजिटिव है वहां इमेजिनरी को पॉजिटिव रखो, इस हिसाब से बस अरेंजमेंट कर लेनी होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी समझने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो जो चीज हम लोग को अब समझनी है वो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी मेरे पास z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारे पास पोलर फॉर्म को अगर हम देखें तो। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने का क्या रिजल्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ध्यान से समझना। आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया आयोटा z, ये बन गया r टाइम्स आयोटा इंटू r, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये इतना क्लियर है।
अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखो आयोटा z इज इक्वल टू आर, आई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया, आई कॉस थीटा हो गया, और ये जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड हम लोग लिखे फॉर्म में तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टॉपिक हम चलो लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा इन z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई करने का क्या रिजल्ट होता है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहां से माइनस ऑफ साइन थीटा जो लिखा हुआ है, माइनस साइन थीटा को हम स्टैंडर्ड क्या करें, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की, आर टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ऐसा ही होता है, मतलब रियल पार्ट कॉस में हो इमेजिनरी पार्ट साइन में हो, तो उसी में चलो लिख लेते हैं। तो कैसा कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, बनाना कैसा है, साइन को कॉस बनाना है ऐसा कि एंगल निगेटिव आए। ठीक है, कॉस वाला पॉजिटिव में रहे, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, ध्यान देना, जब भी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो सीधी सी बात याद आनी चाहिए कि बात हो रही है पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा की, या तो पाई, क्योंकि देखो साइन को अगर कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 2 प्लस करो या पाई बाई 2 माइनस करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, अब बात आएगी कि भाई साइन का कॉस, कॉस का साइन तो हो गया, लेकिन कब पॉजिटिव कब निगेटिव रहे, तो ध्यान अगर दो तो कॉस का केस में पाई बाई 2 अगर हम लोग लिखें कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। वहीं पर हम लोगों ने लिखा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये पॉजिटिव में आ जाता है कॉस थीटा। तो बात हमारी सेट हो गई कि हम लोग को माइनस साइन लाना था और प्लस कॉस लाना था, तो दोनों की जगह क्या कर सकते हैं, एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा से। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आई से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब उसके बाद अगर ध्यान दोगे यहां पर तो मॉडुलस क्या हो रहा है, मॉडुलस को ध्यान दोगे तो मॉडुलस ऑफ z था पहले ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या था, मॉड z था। अब क्या हो जा रहा है, मॉड ऑफ आयोटा टाइम्स z। तो भाई मॉड ऑफ आयोटा टाइम्स z कर दो चाहे मॉड z कर दो, बात तो वही रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो चीज पहले x प्लस आई वाई थी, जब आयोटा से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये आयोटा x माइनस वाई हो गया। अगेन जब मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और इसका एक्स स्क्वायर, तो बात तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो चेंज इन मॉडुलस, रिजल्ट क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज इन मॉडुलस। उसके बाद आते हैं अब किस पे, आर्ग्यूमेंट पे। तो ध्यान दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से कंपेयर करोगे तो पहले जो मॉडुलस सॉरी आर्ग्यूमेंट थीटा था हमारा ओरिजिनली, अब वो क्या बन गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। मतलब कि क्या हो गया, चेंज ऑफ पाई बाई 2 इन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, चेंज इन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखना चाहें, मतलब एनालाइज करना चाहें, तो पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या हो गया, मान लेते हैं यहां था, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल के साथ यहां था। अब क्या हुआ, मैंने इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोल क्या रहा है कि जब आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस तो सेम रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब इसी में पाई बाई 2 और ऐड कर दो, और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री एंगल ऐड करने का मतलब इस मॉड z के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर ये पूरा मॉडुलस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहां से बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट कि ऑन मल्टीप्लाइंग विथ आयोटा इन z, द कॉम्प्लेक्स नंबर shifts by an angle of
π/2 with x axis with respect to ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ओरिजिनली नंबर था उसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, π/2 जो है शिफ्ट हो जा रहा है। यही समझाने का मतलब था कि जब भी i से मल्टीप्लाई करो, इस लाइन को याद रखना, i से मल्टीप्लाई करने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर π/2 और पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, π/2 प्लस ऐड हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट में π/2 ऐड हो जाएगा जब भी i से मल्टीप्लाई होगा। अब इसी में एक बार और i से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक बार और π/2 और शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। ये हमारा टॉपिक था आज का जो हम लोगों ने देखा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने बताया कि ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत डायरेक्टली इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, जम के यूज होगा इन कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, जनरल बेसिक से क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है ये कि 1 प्लस आयोटा जो है इसका हम लोग को मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब जो हमारे पास जनरल 4 क्वाड्रेंट्स की हम बात करें तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा का हम लोग को क्या बताना है, मॉड z बताना है अगर z है ये तो। ठीक है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है, और उसके अलावा इसको फिर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। ये 3 चीजें इसके साथ करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं कैसे होगा ये। तो 1 प्लस आयोटा लिखने का मतलब क्या होगा, 1 प्लस आयोटा को अगर ध्यान से दो, बेसिक के ऊपर जाओ तो z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस आयोटा हो गया। ठीक है, गिवन है। तो 1 प्लस आयोटा का मतलब होगा कि मॉड z का मतलब क्या होगा, कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या आ जाएगा, i का कोफिशिएंट ये भी है 1। तो मॉड ऑफ z क्या होता है हमारे पास, मॉड z होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मींस भी 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो गया, अंडर रूट 2 आ गया रिजल्ट। तो मॉडुलस ऑफ z पता चल गया कि भाई क्या है, रूट 2 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, अल्फा की। ठीक है, अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो टेन अल्फा की अगर हम बात करें तो टेन अल्फा क्या होगा, अल्फा एंगल हम निकालते थे तो टेन अल्फा क्या होता था, मॉड ऑफ y बाई एक्स, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, मॉड ऑफ इमेजिनरी z बाई रियल z। इमेजिनरी z क्या है हमारे पास 1 है, रियल z है 1 है, तो ये हो गया मॉड ऑफ 1 बाई 1 मतलब 1। तो टेन अल्फा अगर 1 आ गया दैट मीन्स कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है। तो अल्फा अगर π/4 आ गया। दूसरी चीज, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, हेंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसका मतलब है कि जो थीटा है वही क्या है, अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो कितना है, आर्ग्यूमेंट है π/4, तो आर्ग्यूमेंट z डायरेक्टली क्या हो गया इसका, π/4 हो गया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर हम आते हैं पोलर फॉर्म पे। देखो तो पोलर फॉर्म की जरूरत क्या होती है, पोलर फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड, z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही पोलर फॉर्म होता है। करना क्या है, r की जगह पे क्या होता है, मॉड z होता है, तो यहाँ पे रख दो, z की जगह पे क्या आ जाएगा, √2 जो कि है मॉड z, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब क्या होगा, कॉस π/4, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अच्छा ध्यान देना, एक गलती मत कर देना कि भाई कुछ समझदारी कुछ बच्चे और दिखा दें, ठीक है, ओवर स्मार्ट बन जाओ और cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू लग के सिंप्लीफाई करो। भाई सिंप्लीफाई करोगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ओरिजिनली यही मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इतना छोड़ देना है। तो यही हमारा आगे क्या, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था पोलर फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आज का लेक्चर है और आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूं मैं। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
आगे की लाइव क्लासेस में हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जनरली होते हैं इस पे, किस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जिससे कि फेमिलियर हो जाओ सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा पार्ट है, जो चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है वो यहाँ पे ओवर होता है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।